क्लास वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। वो लास्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। 25 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा था बच्चों ने। 25th न्यूमेरिकल करते हैं, खत्म करके न्यूमेरिकल सीधा हॉट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर चलते हैं कि कहाँ कहाँ दिमाग लगाना पड़ सकता है। चलिए जी बेटा, 25th क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट द वीकली टोटल कॉस्ट एंड एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है जी बेटा, मेरे पास जो डेटा एक बार वो पढ़ते हैं। कहता है नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, आपने वर्कर रखे हुए अपने बिजनेस में 50। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पर वीक, हर हफ्ते 100 यूनिट बनती है। वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर, वीकली वेजेस हर वर्कर को मिलती है 200 रुपए। वीकली रेंट ऑफ द शेड 400, रॉ मटेरियल यूज 1600 और पावर 300। बाबू सबसे पहले तो मुझे वीकली टोटल कॉस्ट चाहिए और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। यानी कि बेटा सीधी सीधी सी बात बोलूं तो मेरे को ना कहीं टीवीसी और टीएफसी अलग ही चाहिए होगा। मुझे टीवीसी क्यों चाहिए होगा? ताकि मैं एबीसी निकाल पाऊं। ठीक है ना। टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू, और क्यू तो ये बिल्कुल क्लियरली दिख ही रहा है कि हर हफ्ते 100 यूनिट बन रही है। ठीक है ना जी। तो मैं अलग अलग कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है। इन दोनों का टोटल तो टी से निकल ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। अब बेटा मेरे पास चार ही कॉस्ट है, अगर आप यहाँ देख रहे हो। पहली कॉस्ट पावर की, दूसरा रॉ मटेरियल, तीसरा रेंट और चौथा वेजेस। ठीक है जी। वैसे अगर आप नोट्स उठाकर पहला पेज देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल ही पढ़ लेते वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाता। मैंने उस दिन भी एंड करते हुए यही बात बोली थी कि रेंट के अलावा यहाँ और कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। भाई इस प्रेमाइसिस का मान लो मैं रेंट देता हूँ, भैया मेरी फिक्स कॉस्ट है। मैं अंदर एक बच्चा पढ़ाऊं, दो पढ़ाऊं, 200 पढ़ाऊं, लैंडलॉर्ड को क्या मतलब? मैं 100 यूनिट बनाऊं, 200 बनाऊं, 5000 बनाऊं, किसी को क्या मतलब है। ठीक है ना जी। तो ये तो है भैया फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 400 रुपए की, टीएफसी 400। बट अबाउट टीवीसी बेटा, रॉ मटेरियल पावर 1900 और 10,000 रुपए, 50 एम्प्लॉई है ना मेरे पास, और 200 रुपए हर वर्कर को देते हैं ना हर वीक। तो 10,000 रुपए की ये कॉस्ट, 1600 और 300, ये तीन कॉस्ट वेरिएबल हैं। 11,900 रुपए की कॉस्ट। ठीक है। अब बेटा वीकली टीवीसी का टीसी का आंसर क्या है? 12,300। इन दोनों को जोड़ना ही तो है। और टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू, इससे मैं एबीसी निकाल दूंगा। बेटा टीवीसी है 11,900, नंबर ऑफ यूनिट्स 100, 119 आंसर आ जाएगा। ये था 25th क्वेश्चन। ठीक है जी बाबू। 26 से कोई और प्रॉब्लम है किसी की तो पूछ लो। 26 या उसके बाद का कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक सेकंड बेटा। 26, 27, 28, 29, 30, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। मैंने तो ये कहा था कि बस आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, ये कह दिया था ना करने के लिए। किसी की है प्रॉब्लम तो बताओ कुछ। नहीं है, नहीं करा तो कोई टेंशन नहीं, तुम भी छोड़ते जाओ मैं भी छोड़ता जाऊंगा, कोई नहीं। घर से पढ़ना सीखो। 5 एग्जाम्पल होमवर्क दिए, 5 एग्जाम्पल तो करोगे कि पूरे बीएसटी में यहाँ याद कराऊं, पूरी इको यहाँ याद कराऊं, ये ऐसे नहीं चल सकता। जब तक खुद की नीयत नहीं होगी ना, कोई नहीं पढ़ा सकता तुम्हें दुनिया में। तो बेटा ये तो घर से खुद करना, अगर नहीं किए तो तब पूछना प्रॉब्लम। चलिए हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉर्स क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। सर आराम से करना, क्योंकि यहाँ से मुझे पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेड है कि ये क्या 2 क्वेश्चन फाइनल में तो पसंद नहीं कर सकते। मैं शुरू के अभी 4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, सीधा 5th क्वेश्चन पर आ गया हूं। और बेटा कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इनमें से क्लासीफाई कर दो कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सी वेरिएबल। बेसिक जानते हैं ना क्या होती है फिक्स्ड कॉस्ट? व्हिच इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। जितना मर्जी प्रोडक्शन कर लो ये कॉस्ट फिक्स ही रहेगी। और वेरिएबल कॉस्ट इट डायरेक्टली वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा ये कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। एक बार अपनी बुद्धि अपना दिमाग लगाओ,
इन 10 की 10 को क्लासिफाई कर दो, कौन सी फिक्स है कौन सी वेरिएबल है। ठीक है जी, नहीं होता तो देखेंगे, करना एक बार। बेटा देखते हैं इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है। सबसे पहले बेटा सैलरी टू मैनेजर ऑफ द कंपनी। बेटा ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो एक बार मैनेजर रख लिया है, इस बात से उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्या उसकी सैलरी वैरी करेगी प्रोडक्शन के हिसाब से। अरे भाई खुद दिमाग लगा लो, बेसिक सीख लो। ठीक है ना जी, आप 2 यूनिट बनाओ या 200 बनाओ या 2 लाख बनाओ, मैनेजर को कोई मतलब नहीं है, उसकी सैलरी है फिक्स्ड हो गई है भैया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। आपने इस महीने कितना बनाया, अगले महीने कितना बनाया, ना तो प्रोडक्शन गिरने से वो अपनी सैलरी कम लेगा, ना बढ़ने से वो ज्यादा लेगा। ठीक है ना जी, फिक्स कॉस्ट इजी। बेटा पे वेजेस टू कैजुअल लेबर, बिल्कुल अच्छे से वर्ड क्लियर कर दिया गया। समझते हो कैजुअल लेबर क्या होती है, तो दिहाड़ी पर आती है लेबर। ठीक है ना जी, अगर बेटा परमानेंट लेबर कहता तो मैं पक्का कह देता फिक्स कॉस्ट है भैया, जिसको सैलरी पे रख दिया बस। ठीक है ना, ना प्रोडक्शन बढ़ने से सैलरी बढ़ने वाली, ना गिरने से गिरने वाली, वो तो फिक्स कॉस्ट हो गई। अभी कैजुअल लेबर को मैं जनरली रखता ही ऐसे हूँ कि तेरी सैलरी है 50 रुपए यूनिट, एक बना 50 ले जा, 500 बना ले कर ले 50 से गुना, 100 बना ले कर ले 50 से गुना। कैजुअल लेबर, क्लियर है जी बात। ये वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ द फैक्ट्री, समझदार को इशारा काफी, फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना जी, बेटा मैंने इस जगह का इंश्योरेंस करा दिया है, प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है इंश्योरेंस, नहीं जी फिक्स कॉस्ट है, जितनी मर्जी यूनिट बनाओ, क्या फर्क पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को इस बात से। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक, 3 बातें डन। नेक्स्ट वन, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। सर ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, ये कॉस्ट वेरी करेगी बिल्कुल डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एक यूनिट का रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मान लो ये मैं चेयर बनाना चाहता हूँ और इसमें 200 रुपए का प्लास्टिक दाना लगता है चेयर को बनाने के लिए, एक यूनिट रॉ मटेरियल की खरीदूंगा 200 लगेंगे, 2 खरीदूंगा 400 लगेंगे, और 3 खरीदूंगा 600 लगेंगे, और ये कहानी चलती रहेगी। ठीक है ना जी, उसके बाद पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ पोस्ट पेड कनेक्शन ऑफ द मोबाइल फोन, क्या कहते हो, फिक्स्ड कॉस्ट। पोस्टपेड कनेक्शन का बिल दिया भैया, पोस्टपेड कनेक्शन में ज्यादातर केसेस यही होते हैं ना कि इतने चार्जेस मिनिमम है, ये तो देने ही पड़ेंगे, है ना। अब 300 रुपए मान लो मिनिमम है भैया, इस बात से अब क्या फर्क पड़ता है, अब 300 तो जाने ही जाने हैं ना, ये तो फिक्स कॉस्ट मेरे पल्ले बंद ही गई है ना, जान के उसने पोस्टपेड वर्ड डाला। ऐसे ही होता है ना पोस्टपेड कनेक्शन में, 300 रुपए तो मेरे गले पड़ ही गए हैं ना, मैं 1 कॉल करूँ 2 कॉल करूँ 200 करूँ, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। ठीक है जी, कोई दिक्कत अभी तक, सारी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट और लोन टेकन फ्रॉम आईसीआईसीआई पुश, क्या कहते हो, फिक्स और वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट। बेटा अगर मैंने लोन लेकर यहां खर्चा कर दिया है, वैसे मैंने एग्जांपल वहां पर भी दिया था, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं। मैंने 20 लाख रुपए, मैंने वहां पर ये एग्जैक्टली वर्ड भी यही बोला था, 20 लाख रुपए लोन लिया 12% पर, भैया 2,40,000 रुपए हर साल की ब्याज जा ही रही है, 2,40,000 2,40,000, मान लो पहले साल 1,000 बनाए, अगले साल 10,000, अगले साल लाख, क्या फर्क पड़ता है, ब्याज तो इतनी जानी है ना, ये कॉस्ट तो फिक्स्ड है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक बात, अभी तक कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेंट, ये बड़े काम की बात है। सर आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाने के बाद एक मिनिमम बिल आता है, आपको पता है सबको ये बात, एक मिनिमम बिल भी होता है, क्योंकि आपकी हाउस होल्ड कंजम्पशन है तो शायद आपको आइडिया ना हो, मेरी कॉमर्शियल है तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। जैसे जैसे अब हम सर्दियों की तरफ दौड़ेंगे ना, मेरा बिल मिनिमम पे रह जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ 6 घंटे होता हूँ ज्यादातर केस में। ठीक है जी, अदरवाइज मुझे अगर कोई रील बनानी हो यूट्यूब लाइव हो तो उसके अलावा मैं सिर्फ 6 घंटे होता हूँ, बाकी सारा दिन 18 घंटे एमसीबी डाउन रहती है। ठीक है जी, अब 6 घंटे में कितना कंजम्पशन होगा मेरा, ये बस, और सिस्टम ना फैन चलेंगे ना एसी चलेगा सर्दियों में, मेरा बिल मिनिमम ही आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल मिनिमम, इतनी यूनिट भी मैं कंज्यूम नहीं कर पाता। ठीक है ना जी,
और बेटा बियॉन्ड मिनिमम क्या होता है? अच्छा, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम बिल इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है कि मिनिमम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना जी। चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊं चाहे मैं 10 बनाऊं, अगर मेरा बिल मिनिमम आ रहा है वो तो देना पड़ेगा, वो फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है। लेकिन व्हाट अबाउट, वो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट के बाद क्या है? वो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है। आप खुद सोचो बेटा, जितनी ज्यादा मैं यूनिट बनाऊंगा उतनी ज्यादा बिजली नहीं फूकेगी, उतना ज्यादा बिल नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है ना जी। मान लो एक 10 यूनिट बनाने के लिए, 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट बिजली की लग जाती है। मैंने 10 यूनिट बनाई, 1 यूनिट लग गई। मैंने 20 बनाई, 2 लग गई। तो जितनी ज्यादा बनाता जाऊंगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा मेरे पास। वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, डायरेक्टली वेरी नहीं है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक बात। बियॉन्ड मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है ये। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग टू द लैंडलॉर्ड। बेटा रेंट एग्जांपल ही फिक्स्ड कॉस्ट का होता है, ठीक है ना जी। अभी भी बात करके आया हूं इसी बात की, जो अभी हमने न्यूमेरिकल देखा 25, वहां पे भी रेंट की बात करी, ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाओ उसके बाद कमीशन टू प्रोडक्शन मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कहने की बात ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन मैनेजर रखा, उसे कहा तेरे को उस हिसाब से कमीशन मिलेगी जितनी यूनिट्स तू प्रोड्यूस करा कर देगा। भैया जितनी ज्यादा करा कर देगा उतनी कमीशन बढ़ती जाएगी, हर यूनिट पे कमीशन बदल जाएगी उसकी, तो वेरी कर रही है कॉस्ट विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मान लो उसको हमने कह दिया 1 यूनिट प्रोड्यूस होने पर तेरी कमीशन 200 है, 1 यूनिट पे 200, 2 पे 400, 3 पे 600, ये कहानी बढ़ती जाएगी। ये तो वेरी कर रही है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट है। बेटा 10th वन, पेमेंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन मशीनरी। बेटा फ्यूल जो मशीनरी में यूज हो रहा है, मान लो मशीनरी जनरेटर, ठीक है जी। अब बेटा जितनी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा उतना ज्यादा जनरेटर चलाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। जितनी कम यूनिट प्रोड्यूस करूंगा उतना कम जनरेटर चलाऊंगा, तो वेरी कर रही है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई है, ठीक है जी। किसी का है सारे ठीक 10 के 10? अच्छा जी, बस 3 4 ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा मुझे अगर पेपर बनाना हो ना कॉस्ट चैप्टर से, मैं बेटा टीवीसी टीएफसी के रिलेशन देने से अच्छा ना ये 6 पार्ट दे दो 6 नंबर में, और मजा ही आ जाए और मेरा दिल खुश हो जाए पेपर। सब कुछ जज कर लो, सब कुछ, ठीक है जी, इतना परफेक्ट है ये। चलिए बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। व्हाई डज एएफसी कर्व नेवर टच द एक्स एक्सिस। वैसे हम तो ये मतलब दोनों तरफ से बात कर चुके हैं कि एएफसी ना तो एक्स एक्सिस को टच करता ना ही वाई को टच करता। याद है आपको बात? शेप क्या होती है एफसी की? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद आई बात? बेटा इसकी शेप होती थी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसी शेप होती है। तो एक्स एक्सिस को टच करने के लिए एएफसी को 0 होना है, एफसी 0 हो सकता है, और एएफसी को 0 होने के लिए टीएफसी को 0 होना है। क्या टीएफसी 0 हो सकता है? टोटल फिक्स कॉस्ट 0 हो नहीं सकती, एफसी 0 हो नहीं सकता। एक्स एक्सिस को टच करना तो भूल जाओ, वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको कहा था एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट अगर कोई कोई भी वैल्यू होती, कोई भी वैल्यू एएफसी की, तो वाई एक्सिस को पक्का टच करता। पर बेटा ये वैल्यू थी इनफिनाइट, इनफिनाइट कहीं वाई एक्सिस पे प्लॉट ही नहीं होता, तो टच कैसे करेगा? याद आई बात? चलिए पार्ट नंबर 2। व्हाई डज पीवीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन? बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट पीवीसी इज आल्सो 0, ठीक। नेक्स्ट वन, व्हाई एसी एबीसी एंड एमसी कर्व आर यू शेप्ड? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो सर, सब कुछ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही हो रहा है यहाँ। एक बात बताओ, ये तीनों कॉस्ट अगर आप देखो तो टीसी पर बेस्ड है या टीवीसी पर बेस्ड है? तीनों कॉस्ट या तो टीसी पर बेस्ड है या टीवीसी पर बेस्ड है। भाई टीवीसी को शेप किसने दी? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और टीसी को शेप देने वाला टीवीसी है, और ये तीनों कॉस्ट उस पर बेस्ड है।
यानी कि घूम फिर के सबकी शेप का कारण लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। ठीक है जी। कितने जबरदस्त पार्ट है, मेरे को तो लगता है भैया 6 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है ये। Oh, fourth one. Why are the gap between TC and TVC curve remain constant with the rise in output? इन दोनों का गैप कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि इन दोनों का गैप होता किसके बराबर है? TFC के, और TFC कांस्टेंट रहता है with rise in output, है ना? TFC को तो कोई फर्क नहीं पड़ता आउटपुट बढ़ रहा है गिर रहा है, ये बस तो फिक्स्ड है, तो इनका गैप हमेशा कांस्टेंट ही चलता रहेगा। बेटा फिफ्थ वन, why does AC curve lie above the ABC? AC कर्व ABC से ऊपर क्यों होता है बेटा? ड्यू टू AFC, because AC include both ABC as well as AFC। सीधी सीधी सी बात, ठीक है ना जी? बंद नहीं हुआ, शुक्र। Sixth one, why does TC curve and TFC curve starts from the same point above the origin? बेटा TC कर्व और TFC कर्व क्यों स्टार्ट होते हैं सेम पॉइंट से अबव द ओरिजिन? बिकॉज बेटा एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TVC जीरो होता है, लेकिन TFC की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वही वैल्यू TC गेन कर जाता है। ठीक है ना? 6 पार्ट बढ़िया है ना? सब कुछ जज हो जाएगा ना? बढ़े आगे। नेक्स्ट वन, इसका आंसर नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना, बस इतना ही था। मैं देख रहा था, मैंने कहा कहीं और क्वेश्चन हो। बाबू पूरा नहीं पढ़ेंगे, मेरी तरफ देखेंगे बस। The two inversely S-shaped short run cost curve are parallel to each other। ऐसी की तैसी आगे के क्वेश्चन की कहता है, दो इनवर्स एस शेप कर्व हैं जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये बताना जरा दोनों कौन है? टीसी और टीबीसी। टीसी और टीबीसी दो ही तो इनवर्स एस शेप कर्व हैं पूरे चैप्टर में। कहता है एंड मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 50। कहते हैं दोनों के बीच एक कांस्टेंट डिस्टेंस है 50 का। ये केस की बात चल रही है। टीएफसी, इन दोनों का गैप किसके बराबर होता है? टीएफसी के, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो 50 की बात चल रही है। कहता है व्हिच कॉस्ट इज इंडिकेटेड बाय 50? टीएफसी। आल्सो आइडेंटिफाई द टू इनवर्सली एस शेप्ड शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व टीसी एंड टीपीसी। अच्छा लग रहा है? उन्हीं को अच्छा लग रहा है जिन्होंने मेहनत की। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने ईमानदारी के साथ इस चैप्टर पे बहुत मेहनत की है। ठीक है ना? जो आया है रेगुलर, जब जिसने वीडियोस देखे हैं वो कह नहीं सकता कि समझ नहीं आया, एक एक अक्षर समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा, इन क्वेश्चंस को थोड़ी देर में पढ़ते हैं। आप पहले सामने आ जाओ और डायग्राम की तरफ नजरें घुमाओ। ठीक है जी? जब मैं ए कर्व को देख रहा हूं, प्लीज सामने देखेंगे, जब तक मैं खत्म ना करूं तब तक कुछ नहीं बोलेगा। यू शेप है, यू शेप है क्या नहीं है पहले बताओ बेटा। अगर मैं बी कर्व को देख रहा हूं, यू शेप है। अगर मैं सी कर्व को देख रहा हूं, यू शेप है। भाई एक बार सोचो तो सही, कितनों की यू शेप होती है कर्व? मन में ही सोच लो। टीएफसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीबीसी इनवर्स एस शेप और वो जीरो से स्टार्ट होगा। टीसी इनवर्स एस शेप बाय एक्सिस से स्टार्ट होगा, छोड़ दो। एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आ जाओ, नंबर लगाओ। एबीसी यू शेप, एसी यू शेप, एनसी यू शेप, ये तीनों ही होंगी। और तो कोई होने से रहा भाई, ठीक है ना जी? और तो कोई होने से रहा। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी याद करने की कोशिश करो। आज मैं इसकी जान निकाल देता अभी। लो सुनो, कुछ प्रॉपर्टीज भी याद करने की कोशिश करो। जब हमने एसी और एनसी में रिलेशन पढ़ी ना, कुछ ऐसे पढ़ी। ये रहा एसी कर्व, ये रहा एनसी कर्व, ऐसे कुछ पढ़ा हमने, अगर आपको याद हो तो। पता नहीं, नेट तो याद कराना कितना मुश्किल है, कुछ याद ही नहीं आता। बेटा स्टार्टिंग में क्या होता है? AC इज ग्रेटर देन MC, और मैं बताता था आपको क्या होता है? AC टेंड्स टू फॉल। ऐसी सिचुएशन में AC गिर रहा होता है। ये देखो बेटा, AC कर्व बड़ा है शुरू में, MC कर्व तो बहुत नीचे। AC इज ग्रेटर देन MC, और AC की प्रॉपर्टीज टाइम देखो, AC टेंड्स टू फॉल, गिर ही तो रहा होता है। देन AC is equals to MC, और जब ये सिचुएशन होती है AC is at its minimum, AC अपने मिनिमम पे होता है ऐसी सिचुएशन, है ना? अपने मिनिमम पे ही, उसके मिनिमम पे ही MC उसको कर्व कट करते हुए जाता है। उसके बाद बेटा AC is less than MC, ये देखो
कॉस्ट कितनी ज्यादा हो गई है मार्जिनल कॉस्ट, और ये एसी अभी गिर ही रहा है, और लेकिन एसी गिर तो रहा होता है, सॉरी एसी एमसी से तो कम ही होता है, लेकिन एसी टेंड्स टू राइज अगेन, दोबारा बढ़ना जरूर शुरू कर चुका होता है। ठीक है ना जी। इसके तुरंत बाद, इस टॉपिक के तुरंत बाद मैंने एक रिलेशन और पढ़ाई, मैंने कहा बस एक एक वर्ड ऐड करना है मुझे, क्या थी वो, एबीसी और एमसी की रिलेशन। लेकिन काम की बात यह है कि मैंने कहा था कि ये पॉइंट ऐसा होता है, याद है, याद है, मैंने कहा था बेटा ये पहले पॉइंट पे भी बराबर होते हैं एबीसी और एमसी, पर इस पॉइंट का जिक्र कोई नहीं करता। सब कहां से शुरू करते हैं, यहीं से रिलेशन को शुरू करते हैं। ये देखो, एबीसी इज ग्रेटर देन एमसी, एबीसी कर्व ऊपर है, एमसी कर्व नीचे है, फिर एबीसी इक्वल्स टू एमसी, जबकि एबीसी इक्वल्स टू एमसी तो शुरुआत में भी होता है, पर कोई जिक्र नहीं करता इसका, याद है मैंने बोला था। और देन लास्ट में एबीसी इज लेस देन एमसी, एमसी कर्व बहुत ऊपर चला गया, ये रहा एबीसी। तो अगर यार इतना कुछ याद है तो ये सब कुछ यही तो लिखा है, एसी कर्व सबसे ऊपर होगा, ये जो ए पॉइंट है ये कुछ और नहीं एसी कर्व है बेटा, ये जो बी है ये कुछ और नहीं एबीसी है, क्योंकि एबीसी शुरू में बड़ा होता है एमसी कर्व से, और सी जो है ये एमसी कर्व। भाई मैं इससे ज्यादा डिटेल कभी नहीं जा पाऊंगा, अगर तुम्हें लगता है ना इस बात समझ नहीं आया, भैया मैं वही नहीं समझा सकता आपको, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बस बात ये है। चलिए, आइडेंटिफाई द 3 शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, पता लग गए तीनों कौन कौन से, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। Why all the 3 curves are U-shaped? Law of variable proportion अभी भी आता है क्वेश्चन तो। Why does the distance between the curve A and B falls with the rise in output? Will they coincide at any level of output? कहता है A और C कर्व की डिस्टेंस क्यों, एक सॉरी A और B कर्व की डिस्टेंस क्यों गिरती जा रही है, A क्या है AC, B क्या है ABC, याद नहीं आया बाबू, A AC है, बी एबीसी है, इनकी डिस्टेंस गिरती चली जाती है ना, गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है, पर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर याद हो तो हमने इनकी रिलेशन में पढ़ा हुआ है। आओ मैं कर देता हूं इस चीज की बात, इस 1 मिनट के बाद देखेंगे। ये रहा एसी कर्व, ये रहा एबीसी कर्व, बेटा इनकी डिस्टेंस क्यों गिरती चली जा रही है। अच्छा आप कुछ समझो, एसी किसके बराबर होता है, एएफसी प्लस एबीसी, इन दोनों की डिस्टेंस किसके बराबर है, एफसी, एफसी पता है कैसे निकलता है, एफसी का फॉर्मूला होता है एफसी अपॉन क्यू, ये रहा क्यू, ऐसे ही था, एफसी कितना था 12 12 12 12 12, चलो एफसी क्या था इनफिनाइट 12 6 4 3 2, भाई इन दोनों का डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड होता है बाय एफसी, जो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे गिर रहा होता है, इसलिए इनका डिस्टेंस गिरता हुआ ही दिखाई देता है। क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उसने क्वेश्चन पूछा, नहीं। इंटरसेक्ट कब होगा बेटा, ये दोनों कब बराबर होंगे, तभी तो इंटरसेक्शन होगा जब एसी और एबीसी बराबर हो जाएंगे, जब एएफसी 0 हो जाएगा तो ये दोनों बराबर होंगे तो इंटरसेक्शन होगा। क्या एएफसी 0 हो सकता है बेटा, हर पॉइंट पे गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा, लेकिन कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक मैथ समझो, एएफसी को 0 होने के लिए न्यूमरेटर को 0 होना है, टीएफसी को 0 होना है, टीएफसी कभी 0 होएगा नहीं, ठीक है ना। क्या कभी इंटरसेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। डिस्टेंस क्यों गिर रहा है, क्योंकि इनका डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड है बाय एएफसी, और एएफसी हर लेवल ऑफ आउटपुट पे गिर रहा होता है, इसलिए इनका डिस्टेंस गिरता हुआ नजर आता है, ठीक है जी। अब एक सेकंड और पूछ, तो इसका 4th पॉइंट अभी मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है कि सबसे ही कमाल क्वेश्चन, इससे कमाल कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका डिस्कशन होगा अगले क्लास में, क्योंकि बेटा अभी हॉट्स की क्लास खत्म नहीं हुई थी अभी, ठीक है ना, अभी क्लास और एक और चलेगी कम से कम। 9th क्वेश्चन, चलिए 9th क्वेश्चन बहुत कमाल क्वेश्चन है, कहता है आइडेंटिफाई इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन ईच ऑफ द इंडिविजुअल केस। समझते हैं ना वैसे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, टेस्ट भी दिया है अगर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है बेटा, अगर आप एक्चुअली में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रहे हैं,
लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट एक्चुअली में पे कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट एक्सप्लिसिट होती है। ठीक है ना जी। और बाबू एक्स को पे करना ही पड़ता है, आपको पता है बाबू। और इम्प्लिसिट कॉस्ट, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के आप खुद ही ऑनर हैं तो एक्चुअली में पे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये कहता है कि आप इंप्यूटेड वैल्यू निकालो। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू निकालो और उसको कॉस्ट मान लो। ठीक है जी। चलिए श्री गणेश करते हैं। फर्स्ट पार्ट, एन इंडिविजुअल इज बोथ द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द शॉप टेकन ऑन रेंट। An individual is both the owner and the manager of shop taken on rent। देखो जब भी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्वेश्चन आए ना, मेरी ये बात ना, ये एडवाइस मान लो, ये गुरु मंत्र है मेरी तरफ से। ठीक है ना जी, जो किताबों में कहीं लिखा बेटा, लेकिन एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। मैं तो ये लिखना शुरू कर देता हूँ, यहाँ से मुझे कुछ खुद ब खुद आइडिया लगना शुरू हो जाता है। उसने कहा आप ऑनर भी हो और मैनेजर भी हो, जो आपने शॉप रेंट पर ली है, शॉप रेंट पर लिया है, लैंड रेंट पर आई है, इसका तो मैं एक्चुअली में ब्याज दे रहा हूँ। ये तो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जानबूझ के उसने कहा कि आप ही ओनर हो, आप ही मैनेजर हो, यानी कि लेबर आपके अलावा कोई नहीं है, आप खुद लगे हुए हो, यानी कि वेजेस इम्प्लिसिट कॉस्ट है। समझ आए? पक्की बात। दो तीन मैं और करवाऊंगा, इसके बाद ये सारी जिम्मेदारी आपकी। बेटा देखें नेक्स्ट पार्ट, a producer borrow money and open a shop, the shop premises is owned by him। दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A producer borrows money and opens a shop, ठीक है जी, the shop premises is owned by him। बाबू शॉप प्रेमाइसेस इज ओन्ड बाय हिम, लैंड खुद की है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और बेटा कैपिटल बैंक से बोरो की हुई है, यानी कि जो इस पे इंटरेस्ट जा रहा होगा वो एक्चुअली में जा रहा होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब सारे पार्ट आप खुद कर दो, चलो पहली ट्राई आपको देते हैं, बस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लिख लेना, इससे बड़ा आसान होगा कैलकुलेट करना। ठीक है जी, करना शुरू कीजिए बेटा। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, इसकी प्रॉब्लम कल लेंगे, और अभी भी 10 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं हॉट्स के। ठीक है ना, अभी क्लास चलेगी इसके ऊपर एक आध। चलिए बाय बाय।